बताए थे, आज वहीं से हम लेके चलेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट्स। पहले इस टॉपिक को, जैसे हमारा लास्ट लेक्चर में डिसाइड हुआ था कि हम इसको पहले कंप्लीट करके देन फिर जो आपके क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। दैट इज केडी, कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, आरडी भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डेट, और केडी भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट। ओके, अब इसमें हमने जो बेसिकली डिस्कस किया, दैट इज जो करना है, दैट इज रिडीमेबल। ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है रिडीमेबल। रिडीमेबल बॉन्ड्स। अच्छा, इसलिए अब एक दो चीजें सीखेंगे। सबसे पहले तो हम निकालते हैं हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू। समटाइम एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने इसमें करना क्या है, बिल्कुल एंड पे हमने डिस्कस की थी। इसमें से दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी, यानी जितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है आपका बॉन्ड पर, वो सारा रिकॉर्ड करने, और जितना कैश आउटफ्लो हो रहा है वो रिकॉर्ड करने, जिसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, उसको कॉल सॉल्व करके हम प्रेजेंट वैल्यू और मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल में लाता हूँ, इट्स वेरी इजी वन। अब अगर एग्जांपल में मैं कहता हूँ कि कंपनी के पास एक बॉन्ड है विच इज 7% बॉन्ड। अच्छा, ये जो परसेंटेज पहले लिखी होती है, दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, इस पे जो फाइनेंस कॉस्ट पे करना है, बॉन्ड will be redeemed at par after 4 years. After 4 years, यानी 7% बॉन्ड है जो रिडीम होगा एट पार आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद जाकर ये रिडीम हो जाएगा। ये मैं एग्जांपल नंबर आज का 1 रेफरेंस देता हूँ, तो ये सॉल्व एक्सेल पे करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करना वही है जो टेबल बनाई थी। अब देखिए 7% बॉन्ड है, और आगे लिखते हैं जी लेंडर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड rate of return is 8.14%. For solution, see Excel file, Excel sheet. अच्छा जी, अब जरा क्वेश्चन भी सामने रखते हैं और जरा एक्सेल भी सामने ले आते हैं। देखें, और ये लिख रहे हैं 7% बॉन्ड है। 7% बॉन्ड, 7% बॉन्ड का मतलब क्या है कि ऐसा बॉन्ड हमने इशू किया हुआ है जिसपे इंटरेस्ट 7%। अगर इन्वेस्टर हमसे बॉन्ड खरीदता है तो किस वैल्यू पर खरीदेगा ये नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको पार लेंगे। पार नॉर्मली बॉन्ड 100 रुपीज लेते हैं। ठीक है, हम इस पे अज्यूम करेंगे कि पार जो है वो 100 वैल्यू है। एग्जाम्पल 1, अच्छा अब इसमें देखिए कि कितने साल के लिए इशू किया, 4 साल के लिए। तो आप उसी तरह यहाँ ईयर्स लिख लो जिस तरह हमने पहले पढ़ा था। यहाँ पर कैश फ्लोज आ जाएंगे। ये कैश फ्लोज आ, तो जो चीज चाहिए होगी वो लेंगे। अब यहाँ पर हमें 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, अब अगर आज मैं बॉन्ड खरीदता हूँ, इसे बॉन्ड खरीदता हूँ, और आज जो है, बल्कि इसमें तो 0 ईयर की वैल्यू निकालनी होती है, मार्केट वैल्यू। इसको 1 से स्टार्ट करें, इसको 1 से करें। पहले साल अगर इंटरेस्ट हम पे करेंगे तो इन्वेस्टर को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 7%। 7% बॉन्ड है, तो हम 7% का मतलब है कि 7 रुपए इंटरेस्ट हो गए।
ठीक है, 7 रुपीज इंटरेस्ट आ गया। ये 7 कैसे आया? 100 का हमने बॉन्ड अज्यूम किया है, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ, वी अज्यूम दैट पार वैल्यू ऑफ वन बॉन्ड इज ₹100। अब 100 रुपीज क्या, उस पर इंटरेस्ट जो है वो हमें 7 रुपए मिलेगा, दूसरे साल भी हमें 7 रुपए मिलेगा, क्योंकि फिक्स होता है, तीसरे साल भी 7 मिलेगा, और चौथे साल 4th ईयर में हमें 107 रुपए मिलेगा। ये 107 कैसे आए? 107। देखिए जब 4 साल हो जाएंगे तो ये रिडीम हो जाएगा। रिडीम का मतलब ये है कि जितना हमने पेमेंट देकर ये बॉन्ड खरीदा था वो हमें वापस मिल जाएगी, असल रकम वापस मिल जाएगी। देखिए लिखा है विल बी रिडीम्ड एट पार, यानी पार वैल्यू हमें वापस मिल जाएगी। तो 4 साल के बाद हमें 100 रुपीज भी वापस मिलेगा और 7 रुपीज उस साल का इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। ये 4 साल का हमारे पास कैश फ्लो आ गया। अब यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे डिस्काउंट फैक्टर, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी कहते हैं, और ये फैक्टर निकलेगा 8.14% पर, 8.14%। अब 1 ईयर का कैसे निकालेंगे? ये हम वो पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.0814, 8.14%, ठीक है जी। उसके बाद इसको डिवाइड किया 1.0814 और इसी को कंटिन्यू करते जाएं। यहाँ डेसिमल में बढ़ा देता हूँ तो वैल्यूज आ जाए 0.925, 855, 791 और 731। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनसे तो दिस इज नॉट एज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी, यानी 7 इंटू 0.925, इसको अब 2 डेसिमल तक अगर कैलकुलेट कर लें। इसी तरह अगला 7 इंटू 0.855, फिर 7 इंटू 0.791 और देन 107 इंटू 731, इन सबको प्लस कर लेंगे तो दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड 96.24। ये मेरा आंसर है। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। एक तो ये था। सेकंड अब हम डिस्कस करेंगे, अब उसी बोर्ड में आता हूं, हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट cost of debt into 1 minus t, post tax or cost of debt in case of redeemable bond। अच्छा, अब इस पे बेसिकली जब भाई आपने केडी निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है आफ्टर टैक्स, तो सिंपल एक लॉजिक याद रखनी है, दैट आईआरआर, आईआरआर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। आईआरआर ऑफ द प्रोजेक्ट shall be cost of debt, और ये आफ्टर टैक्स की बात है, इनटू 1 माइनस टी। सिंपल आपने आईआरआर कैलकुलेट करना, आईआरआर, और आईआरआर का फार्मूला क्या है जरा एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ आईआरआर का, ए प्लस एनपीवी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ बी माइनस एनपीवी ऑफ
ए इंटू बी माइनस ए, और ये हमने सारी डिस्कशन की हुई है। ए स्टैंड्स फॉर, हमने पढ़ा हुआ है लो रेट एनपीवी ए, यानी लो रेट पर एनपीवी क्या होगी, एनपीवी बी हाई रेट पे एनपीवी क्या होगी, और बी मीन हाई रेट, ए लो रेट और बी हाई रेट, और इन पर जो एनपीवी निकालोगे वो आपकी एनपीवी ए और एनपीवी बी होगी। वही कॉन्सेप्ट है, यानी आपने ए और बी जो कैलकुलेट करना है, ए और बी, ए वो होगा जहां आपका एनपीवी पॉजिटिव होगी, बी वो होगा जहां एनपीवी नेगेटिव होगी। ठीक है जी। इसके लिए एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर, एग्जांपल नंबर 2। मार्केट वैल्यू ऑफ 7%, इसको हम 8% कर देते हैं, 8% बॉन्ड इज रुपीज 93.65। bonds shall be redeemed at par after 4 years, और टैक्सेशन रेट 30%। अब रिक्वायरमेंट ये है, कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स। ओके, अब ये जब मैंने कैलकुलेट करना है तो रूल वही याद रखना है जो मैंने लिखा है, इसके लिए आईआरआर कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा। अच्छा, ओके जी। अब इसी की तरफ आता हूं यहां पर, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके जी, अब यहाँ पर 4 साल का डाटा है, उसी तरह हम 4 ईयर पुट कर लेते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका 0 ईयर भी आएगा, क्योंकि यहाँ मुझे आईआरआर कैलकुलेट करना है, उसके लिए 0 ईयर भी लेना जरूरी है। 0, 1, 2, 3, 4। अब आइएगा कैश फ्लो। ओके, जिस दिन आप बॉन्ड खरीदोगे, सपोज एक इन्वेस्टर बॉन्ड खरीदता है, तो ऑब्वियसली 100 रुपीज में खरीदेगा, 100 रुपीज नहीं, इसकी मार्केट वैल्यू दी हुई है, सॉरी। आज अगर मैं खरीदता हूं तो 93.65 में बाई करूंगा, ये मार्केट वैल्यू है। ये मेरा आउटफ्लो है, यानी -93.65, 93.65 मैं पे करूंगा तो मुझे ये बॉन्ड मिल जाएगा। ओके, अब पहले साल मुझे कितना पेमेंट आएगी। अब देखो ये 8% बॉन्ड है, 8% बॉन्ड। ठीक है जी। यहाँ पर जो कैश फ्लो होगा वो मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। कैश फ्लो कैसे निकलेगा, 100 रुपीज का अगर बॉन्ड है, उस पर 8% इंटरेस्ट है, तो 8 रुपीज अमाउंट आएगी, लेकिन ये बिफोर टैक्स है। इसको आफ्टर टैक्स में लाजमन कन्वर्ट करना है, 1 माइनस टैक्स रेट 1.030, जो कि बनेगा 5.60। ये अमाउंट हर साल मुझे कैश फ्लो के तौर पर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर अगर मैं देखूं, तो अगर मुझे 8 रुपए मिलते हैं तो मुझे उसका 30% टैक्स भी देना पड़ेगा।
तो नेट अमाउंट जो मुझे मिलेगी वो 5.60 है। यहाँ 5.60 आएगी, सेकेंड ईयर में भी 5.60, थर्ड ईयर में, इवन फोर्थ ईयर में भी 5.60 होगी, लेकिन रिडीम हो जाएगा एट पार, यानी मुझे असल रकम वापस मिल जाएगी, यानी जो पार वैल्यू है वो वापस मिल जाएगी, और पार वैल्यू 100 होती है, यानी चौथे साल के एंड पे मुझे 105 रुपए 60 पैसे मिले। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन की। अब मुझे दो रेट है ट्रायल एंड एरर बेसिस पर। ठीक है जी, एक वो रेट लेना है जो हाई रेट है, और एक वो रेट है जो लो रेट है। ठीक है, मैं सपोज मैं रेट लेता हूं, हम स्टार्ट करते हैं जी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 5%। अब 5% पे कैलकुलेट किया तो पहला तो 1 आएगा, इससे आगे चलते हैं, 0 ईयर का 1, उसके बाद 1.05 पे डिवाइड किया, फिर 1.05 पे डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, फिर डिवाइड किया, ये एक एक फैक्टर कैलकुलेट हो गया। दिस इज नॉन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 5%। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो हो गया, जिसको प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये सारा मल्टीप्लाई किया और इसके बाद इसको सम कर दो, दैट इज इक्वल टू 8.48, 8.48। अब 5% पे 8.48 आ। ओके, अब मुझे रेट बढ़ाना है, ऐसा बढ़ाना है कि ये नेगेटिव हो जाए, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको 10% पर ले जाता हूं। अब 10% पे रेट क्या आएगा, ये सारी कैलकुलेशन की, ये 10% पर रेट आ गया, ये हम सीख चुके हैं। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 डिवाइड बाई 1.1 डिवाइड बाई 1.1, इस तरह हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज लेता हूँ। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो लूंगा तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू से, तो इसको आप सम करेंगे तो देखिए एक नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है और एक मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू आ चुकी है। ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव। अच्छा, अब फार्मूले में आते हैं। जैसे मैंने फार्मूला लिखा था IRR का, इधर भी लिख देता हूँ, और ए इसका फार्मूला हमने लिखा था A प्लस NPV ऑफ A डिवाइडेड बाय NPV ऑफ A माइनस NPV ऑफ B इंटू B माइनस A। ठीक है, अब मुझे चार चीजें चाहिए, एक तो A चाहिए, ए है लो रेट। अब देखिए इसमें दो रेट लगाए हैं, 5% और 10%। हम कहते हैं जी ये 5% रेट जो है वो ए है, और बी लगाएंगे, बी हाई रेट, और हाई रेट हमने लिया है 10%। अब मुझे दो एनपीवी चाहिए, एनपीवी एट ए, यानी ए पर एनपीवी क्या होगी, हाई रेट पर, सॉरी लो रेट पर, ये आ रही है 8.48, और हाई रेट पर एनपीवी आ रही है 7.60। अब ये वैल्यू जब मैं पुट करता हूं तो देखिए फार्मूले के मुताबिक मुझे सबसे पहले इस हिस्से को अगर सॉल्व करूं, एनपीवी ऑफ ए और एनपीवी ऑफ बी को माइनस कर, यानी इन दोनों को माइनस किया तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी। ये वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, इसको माइनस करना है तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, विच इज नॉन एज 16.07। ठीक है जी,
अब हमने ये इतनी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, अब एनपीवीए पे डिवाइड कर दूंगा, यानी इस फार्मूले के मुताबिक अब मैंने क्या करना है, एनपीवी ए को मैं डिवाइड कर दूंगा इस वैल्यू पर जो अभी कैलकुलेट की है, एनपीवी वीए माइनस एनपीवी वीबी, इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ एनपीवी ए और बी, तो क्या आएगा, ये डिवाइड, ये फार्मूला मैं साथ साथ बना रहा हूँ, वो जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो एनपीवी ए डिवाइडेड बाय एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी, अब अगर इसको पॉइंट्स में देखें तो ये आ रहा है 0.53, ठीक है जी। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना बी माइनस ए से, बी माइनस ए, और बी माइनस ए जो है वो 10% माइनस 5%, यानी ये 5% आ गया। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हिस्सा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इंटू 5, ये आ रहा है जी हमारे पास 2.64%, और इसमें ए प्लस कर दूंगा, और ए जो है वो मेरे पास 5 है, और इन दोनों को जब ऐड करूंगा दैट इज 7.64% इज द IRR, और यही मेरी कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट होगी, यानी दिस इज नोन एज केडी। अब यही चीज है मैं यहाँ पे भी कैलकुलेट कर देता हूँ प्रॉपर फार्मूले में पुट करके। देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ है IRR इज इक्वल टू एन ए है लो रेट। अब लो रेट हमारा कितना है, ये देखिएगा, लो रेट है मेरे पास 5%, ये 5% आ गया, प्लस एनपीवी एट लो रेट, एनपीवी एट लो रेट, एनपीवी एट लो रेट जो है, ये लो रेट पे ये एनपीवी निकली हुई है, दैट इज 8.48, ये 8.48 यहां ले आए, होल डिवाइडेड बाय एनपीवी ऑफ ए, ये फार्मूले में यहाँ ए आएगा और यहाँ बी, एनपीवी ऑफ ए यही दोबारा लिखा 8.48, अब माइनस है तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, क्योंकि इससे अगली वैल्यू जो है एनपीवी बी वो हमेशा माइनस में होती है, जैसे यहाँ देख सकते हो 7.60, तो इसको माइनस माइनस प्लस हो गई, ये प्लस का साइन लिख दिया, इंटू 7.60 इंटू बी माइनस ए, बी है 10%, बी है 5%। अब जो आंसर आएगा उसको मैं परसेंटेज में लिख दूँ इस तरह। अब अगर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो 5% प्लस, अब कैलकुलेटर पे अगर मैं करूं 8.48 प्लस 7.60 इंटू 5 प्लस 8.48 प्लस 7.60 16.08 16.08, और इसको मल्टीप्लाई बाय 5 किया और प्लस कर दिया इसको 5, तो आंसर आ गया 7.64, यानी ये आ रहा है 2.64, और इसको अगर प्लस कर दो तो 7.64 is the IRR. This is the final answer. ठीक है जी, ये 7.64 जो यहाँ पे भी हमने कैलकुलेट किया। चलिए मैं अगर आपके क्वेश्चन को 5.6 कैसे आया, ठीक है, ये मैं भी आपको बता देता हूँ। 5.70 और 16.07 ये कैसे आया ये भी बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन ये है कि ये आपका कैसे कैलकुलेट हुआ 5.60, ये मैंने यहाँ कैलकुलेट किया भी है आपके सामने, दिस वन, एक्चुअली दिस वन इसको हम कहते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स।
अगर मैंने एक बॉन्ड खरीदा है, 100 रुपीज का बॉन्ड है, 100 रुपी का, उस पर 8% मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा, यानी मुझे जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो 8 रुपए, एक बॉन्ड पर 8 रुपए। लेकिन इस अगर 8 रुपए मैं अर्निंग करता हूं तो मुझे आई हैव टू पे द टैक्सेस एज वेल, मुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा, और टैक्स कितना पे करना पड़ेगा एज पर क्वेश्चन, 30%। यानी इसका मतलब मुझे कितना मिलेगा, 70%, यानी 1 - 30%। तो 70% आ गया, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो दैट इज 5.60। ये मैंने आपके सामने इसको प्रूव कर दिया। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन एक और था, और हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि ये 16.07 कैसे आया। ठीक है, इसके लिए ये चीज देखिएगा, एनपीवीए, एनपीवीए कितनी है, 8.48। ये देखिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 8.48। इसमें से मैंने माइनस करना है एनपीवी ऑफ एट बी, यानी माइनस करना है -7.60। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करो तो 8.48 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7.60, ये आ जाएगा जी 8.48 प्लस 7.60, ये अमाउंट आ गई 16.08। वो राउंडिंग की वजह से 07 आ, ठीक है, ये आंसर आ, 7 लिख लो, 8 लिख लो, डजंट, इस तरह हमने कैलकुलेट किया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की कैलकुलेशन और डिसीजन क्या होगा जी, पार वैल्यू 100 होगी, पार वैल्यू जो है वो हमारी 100 होगी। अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो ये तो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये तो डिस्काउंट फैक्टर है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज अ डिस्काउंट फैक्टर। अगर 5% आपकी वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन होगी तो हमारा फैक्टर क्या होगा, यानी ये अब ये बता रहा है कि आज यानी 0 ईयर में आज 1 रुपी 1 के इक्वल है, 1 साल के बाद 1 रुपी 0.952 के इक्वल हो जाएगा, 2 साल के बाद 1 रुपी की वैल्यू 0.907 होगी, 3 साल के बाद वैल्यू 0.864 होगी, और 5वें साल के बाद 0.823 होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रॉफिट 93.685 का 8% नहीं होगा, मार्केट वैल्यू तो है ये, यस। देखो एक सूल याद रखिएगा कि जो प्रॉफिट आपको मिलता है वो हमेशा पार वैल्यू पर मिलता है, डॉक्यूमेंट पे जो इंटरेस्ट होता है वो फेस वैल्यू पर होता है। अगर फेस वैल्यू 8% है तो बस 8% अप्लाई होगा, यानी फेस वैल्यू 100 है तो 100 पे अप्लाई होगा, मार्केट वैल्यू पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी, ये हमेशा याद रखना। अच्छा, ये करने के बाद अब हमारा कंक्लूड होगा ये आखिरी टॉपिक, इसमें बड़ा अहम, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैट। अब इसका चूंकि फार्मूला है, तो वैसे तो एक्सेल पे मैं करूंगा इसको, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका फार्मूला मैं जरा लिख दूं। देखिए पहली बात तो ये डिसाइड करें हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल हो सकता है। कैपिटल स्ट्रक्चर will include नंबर 1 ऑर्डिनरी शेयर्स, जिसको कॉमन स्टॉक भी कहते हो। नंबर 2 प्रेफरेंस शेयर्स, एंड नंबर 3 डेट्स, जिसके अंदर बॉन्ड्स भी आ जाएंगे, लोन्स भी आ जाएंगे, लीज भी आ जाएंगे साथ। अच्छा, अब जो ऑर्डिनरी शेयर्स
इसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं इक्विटी से यानी ई से। प्रेफरेंस शेयर को हम डिनोट करते हैं पी से, और जो डेट्स है इसको हम डिनोट करते हैं डी से। अब इस पर जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये आर ई, इसको हम आर ई से डिनोट करते हैं या के ई से। इसको हम आर पी से डिनोट करेंगे, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड पर रिटर्न कितना है, और इसको आर डी से करेंगे, यानी डेट पर हमारा रिटर्न कितना है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये मेरे पास आर ई भी आ जाएगा, आर पी भी आ जाएगा, या आर डी भी आ जाएगा, या क्वेश्चन में गिवन होगा। नाउ आई विल पुट द फॉर्मूला ऑफ वैक। वैक शैल बी इक्वल टू return on equity into market value of equity divided by market value total. Plus RP market value of debt, P divided by market value of total, यानी डिनोमिनेटर इसमें सेम रहेगा, प्लस आर डी आएगा इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू टोटल। ये फार्मूला हम यूज करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। अब इसकी जरा थोड़ी सी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आर ई ये क्या है, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। आर ई स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, इसी तरह आर पी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर आर डी कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, अब ये जो एम वी वगैरह लिखा हुआ है, ये सारी मार्केट वैल्यूज है, यानी एम वी स्टैंड्स फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब इसके साथ जो ई लगा हुआ है, ई का मतलब क्या है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, बस वो आप रिप्लेस करते रहे। और मार्केट वैल्यू टोटल कितनी है, ये एमवी टोटल का मतलब क्या है, यानी मार्केट वैल्यू इन टोटल। मार्केट वैल्यू इन टोटल। अच्छा, अब इस टोटल को कैसे निकाला जाता है, यानी ये तीनों की मार्केट वैल्यू को प्लस कर, यानी मैं अगर इसको प्लस कर लूं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, दिस इज इक्वल टू टोटल मार्केट वैल्यू। ठीक है, एमवी टोटल। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं और उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एग्जांपल जो है ना, मैं इसकी एक्सेल पे ही बनाता हूं। And that example is related to weighted average cost of capital.
A company has 15 million shares with par value of rupees 5, but market value rupees 4.20 per share. इससे आगे देखिए, it had, अच्छा आज से आगे लिखे, कंपनी normally paid dividend of 8%, 12% to its shareholders. It had also issued 5% bonds at par value of rupees 35 million and market value of rupees 102. उसके बाद company had also obtained bank loan of rupees 15 million at 9% per annum. In addition, company had issued 4 million preference shares of rupees 1 each, and its market price rupees 1.11 per share, and 7% dividend is payable. By company. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने 4 चीजें ली। ऊपर जो मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस किया है इससे पहले जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस किया है उसके अंदर तो मैंने 3 वैल्यूज ली थी, ठीक है जी। यानी अगर आप देखें, इवन फार्मूले में देखें आप यहाँ से एक बार 1, 2 और 3, यहाँ मैंने 4 ले ली, यानी इस क्वेश्चन में देखें 4 ले ली। एक ये आ रहा है जिसको आप ऑर्डिनरी शेयर कहोगे, एक ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड देखो तो बॉन्ड्स आ रहे हैं, थर्ड देखें तो बैंक लोन आ रहा है, और फोर्थ आपका प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, इसको टेबल की फॉर्म में करना ज्यादा आसान है, फॉर्मूले की निस्बत में इस तरह भी करा दूंगा। असल में 4 जरूर आए हैं लेकिन हैं 3 ही। मसलन देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा था इक्विटी, यानी ये इक्विटी में फॉल करेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था पी फॉर प्रेफरेंस, ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये पी में फॉल करेगा। अच्छा, अब ये डेट है। अच्छा, अब ये दोनों डेट्स हैं, इसको मैं क्वेश्चन के अंदर D1 और D2 कर लूंगा, बस इतना फर्क आए, यानी ये है डेट है। तो असल कॉन्सेप्ट में 3 ही होते हैं, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है फार्मूले के मुताबिक। देखें तो हमें क्या करना है कि मुझे RE, रिटर्न ऑन इक्विटी,
आपको मल्टीप्लाई करनी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से, ठीक है। इसका आसान तरीका मैं ये बताऊंगा कि पहले आप इसको कैलकुलेट कर लो, एक टेबल बना लो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको टेबल में कन्वर्ट करें, और टेबल में ऊपर मैं हेडिंग देता हूं कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें सबसे पहले तो आप जो भी आइटम्स हैं, यानी जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो ले आए। इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं, वो देख लेंगे। ये कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया। अब हमने क्वेश्चन के मुताबिक ऊपर देखो 4 किस्म का है। एक ऑर्डिनरी शेयर्स है, सेकंड अगर आप देखो तो बॉन्ड्स हैं, ये डेट्स में आएंगे। तीसरे बैंक लोन है, ये भी डेट्स में आएंगे। और फोर्थ प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, इसमें पहला स्टेप ये होता है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है, यानी पहले आप इसकी बुक वैल्यू लें, यानी कि कितने कितनी वैल्यू के हैं। जरा देखिए, कंपनी हैज 15 मिलियन शेयर्स विद अ पार वैल्यू, ये पार्ट लिखा गया, टी हटा देता हूं, पार वैल्यू ऑफ ₹5। 15 मिलियन शेयर है, एक शेयर 5 रुपए का, पार वैल्यू फेस वैल्यू है। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी बुक वैल्यू निकालने के लिए मैं 15 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको मैं 2 डेसिमल तक कन्वर्ट करूंगा। ये 75 मिलियन आ जाएगा, ठीक है। बॉन्ड्स में आए, बॉन्ड्स की जो पार वैल्यू है, ये भी पार्ट लिखा गया, पार वैल्यू दैट इज 35। ये तो गिवन है 35 मिलियन, तो बॉन्ड को 35 मिलियन ले लीजिएगा, ठीक है। इवन बैंक लोन की जो बुक वैल्यू है वो तो वही होगी 15 मिलियन जो दी हुई है। और प्रेफरेंस शेयर जो है वो कहता है ₹4 मिलियन, ₹4 मिलियन, ठीक है। तो ये 4 ले लेगा, 4 मिलियन का एक शेयर। अच्छा, मुझे वैक मार्क बुक वैल्यू पे नहीं निकालना, मुझे वैक निकालना है मार्केट वैल्यू पे। ये देख सकते हो, मुझे वैक निकालना है मार्केट वैल्यू पे। अब मैं इस बुक वैल्यू को कन्वर्ट करूंगा मार्केट वैल्यू। अब ये कैसे निकलेगा, देखो 15 मिलियन शेयर है और मार्केट वैल्यू है 4.20। 15 मिलियन शेयर है और एक शेयर 4.20, तो ये 63 मेरी मार्केट वैल्यू आ गई आप इसकी बॉन्ड, सॉरी ऑर्डिनरी शेयर्स की। बॉन्ड में आते हैं तो वो लिखता है ये बॉन्ड जो है उसकी मार्केट वैल्यू 102 रुपीज। अच्छा, अब इसकी पार वैल्यू यहाँ दी नहीं हुई, ना दी हो तो आपको मैंने बताया था मार्केट वैल्यू से जज कीजिएगा। अगर मार्केट वैल्यू 100 के करीब है, इसका मतलब इसकी पार वैल्यू 100 है। अगर ये 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 102 करूंगा तो मार्केट वैल्यू आ जाए, यानी इसको 102 से मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा, ऑटोमेटिकली ये मार्केट वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद बैंक लोन की मार्केट वैल्यू एक ही होती है, जो बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। अलबत्ता यहाँ पर देखें, कंपनी ने 4 मिलियन के प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, ₹1 का एक शेयर था, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू ₹1.11। अगर ₹4 का शेयर है, मार्केट वैल्यू ₹1.11, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.11 से और डिवाइड कर दे पार वैल्यू 1 से, तो ये 4.44 आ गया। अब मैं इसको टोटल कर लेता हूँ, ये जो आपका डिवाइड हो रहा है ना, एमवी टोटल, ये इसका टोटल आएगा, ठीक है। टेबल में देखें कितना आसान होगा। ये हमारे पास आ गया जी 118.14, ये हमारी कैलकुलेशन आ गई और इसको हम कहेंगे मार्केट वैल्यू टोटल, ठीक है। ये वाली जो हमने कैलकुलेट, अच्छा ये इंडिविजुअल। अब मुझे करना क्या है, इसका प्रोपोर्शन निकालना है, सिंपल एंड सिंपल प्रोपोर्शन। पहले मैं इसका प्रोपोर्शन निकालू। अच्छा, प्रोपोर्शन से पहले इसकी आप बिल्कुल पहले प्रोपोर्शन निकाल लो, आगे पीछे भी कोई मसला। प्रोपोर्शन, अब प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, यानी जो हमारा ऑर्डिनरी शेयर है इसकी मार्केट वैल्यू 63 है और टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर 118.12, ठीक है। ये 2 डेसिमल तक ले आए। अब मैं फिर बोल रहा हूँ 0.63 डिवाइडेड बाय 118.14,
यानी मेरे पास जितना भी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसकी टोटल मार्केट वैल्यू 118 है और इसमें ऑर्डिनरी शेयर सिर्फ 63, यानी 53% शेयर जो है वो आपने ऑर्डिनरी शेयर इशू किए। इसी तरह आगे बॉन्ड 35.70 डिवाइडेड बाय 118.14, सबको आपने डिवाइड 118.14 पे ही करना, ठीक है। और इसको मैं फार्मूले से भी समझा देता हूँ, वही चीज निकल रही है जो फार्मूले में लिखी। देखें मैंने क्या किया, फार्मूले में आइएगा, देखें मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ये है 63, इसको डिवाइड किया मैंने मार्केट वैल्यू टोटल, और टोटल मार्केट वैल्यू जो है वो 118.14, ठीक हो गया जी। इस तरह एक एक को मैं डिवाइड करता गया, ये प्रोपोर्शन आ गया। अब इसका कॉस्ट चाहिए मुझे, कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट कितनी है, ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट कितनी है। अब देखो कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, 12%, ये सारी परसेंटेज में मैं लिख देता हूं, 12%, ठीक है। बॉन्ड पे हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 5%, लेकिन ये डेट है और डेट जब भी लेना है आफ्टर टैक्स लेना, ठीक है। यानी इसकी कैलकुलेशन मैं यहां शो करता हूं। देखिए मुझे केडी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 5%, लेकिन मुझे चाहिए केडी इंटू 1 - टी, हमेशा याद रखिएगा केडी नहीं चाहिए होता, केडी इंटू 1 - टी होता है। अब केडी है 5% इंटू 1 - टैक्स रेट, टैक्स रेट मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, टैक्स रेट इज 25%, ठीक है जी। तो यहां पर मैं 1 - 0.25 करता हूं। अब इसको अगर कैलकुलेशन करें कैलकुलेटर पर तो देखिए कितने परसेंट बन जाता है, ये बनता है 3.75, ये केडी आएगा, ठीक है। ये 3.75 मैं यहां ले आऊंगा, 3.75। इसी तरह बैंक लोन, बैंक लोन का इंटरेस्ट है 9%, अगेन ये भी डेट है, जो जब भी डेट आएगा, अब इसका जो केडी है वो कितना है, 7%, मुझे इसको कन्वर्ट, सॉरी 9%, मुझे इसको कन्वर्ट करना है केडी इंटू 1 - टी। अब केडी मेरा है 9% इंटू 1 - टैक्स रेट है 0.25। अब इसको कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है 6.75%, 6.75%, ये 6.75% मैं यहां ले आता हूं। अब रह गया प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर देखे तो प्रेफरेंस शेयर में तो दिया हुआ डिविडेंड 7%, इस पे टैक्स नहीं लगाना, टैक्स सिर्फ लगता है डेट्स पे, ना ऑर्डिनरी शेयर्स पे टैक्स लगेगा ना प्रेफरेंस शेयर्स पे टैक्स लगेगा। ये मैंने केडी के ये निकाल लिया। अब ये कहलाएगा आर ई, ये कहलाएगा आर डी, इसको आर डी 1 कह लो, ये आर डी 2 आएगा और ये आर पी आएगा। अब इसको मैं इसके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो दैट इज वैक। अब ये वैक की कैलकुलेशन कर रहा हूं, वैक डब्ल्यू एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते जाते हैं, 6.4, इसे सारों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आ गया। अब इसके बाद एंड पे इसको टोटल करने, इसको टोटल किया, that is 8.65%. This is known as weighted average cost of capital, यानी मेन कंपनी इस वक्त जो रिटर्न दे रही है, लोगों से जो पैसा लिया है उधर से जो रिटर्न दे रही है उस पर जो उसको कॉस्ट पड़ रही है वो 8.65% है। दिस इज नॉन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब मैं आप ये क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, आप देखिएगा। अच्छा, ये आपने क्वेश्चन किया है कि सर एट दिस ईयर बॉन्ड इज रिडीम्ड 93.65 प्लस 5.60, नॉट एट ऑल। क्वेश्चन में गौर से पढ़ो तो मैंने बताया था कि बॉन्ड शैल बी रिडीम्ड एट पार, और पार वैल्यू 100, ठीक है। तो 100 प्लस 5.60,
अच्छा, ये सिलेबस की भी बात कर लेते हैं आज, तो आप पूछ रहे हैं कि सिलेबस का कंप्लीट होगा, वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है। 7.75% नहीं आएगा, ये 7.75% कहाँ से ले रहे हैं आप? 9 into 75%, 6.75 आ रहा है। हाँ जी, डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ। बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू 35.70 कैसे आई, ठीक है। बॉन्ड की मैं वैल्यू शो कर देता हूँ, और 6.75 कैसे आया ये भी शो कर देता हूँ। कॉस्ट कॉलम, सेकंड लास्ट कॉलम, कॉस्ट कॉलम, ओके। ओके, देखिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले मैं आखिरी सवाल का जवाब दे दूं, फिर आपके बाकी चीजें एक ही हैं वो मैं बताता हूँ। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट वैल्यू पर क्यों प्रेफर किया जाता है? ये क्वेश्चन आपने किया कि क्यों किया जाता है, जबकि इंटरेस्ट जो है वो मार्केट वैल्यू पर नहीं दिया जाता, वो बुक वैल्यू पर दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। वैक बेसिकली है क्या, कि हमारी कंपनी जो पे कर रही है ऑन मार्केट वैल्यू वो कितने परसेंट है, इसको यील्ड कहते हैं, ठीक है। चूंकि इन्वेस्टर जब भी कब आएगा हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने, वो कभी भी उस दिन की इन्वेस्टमेंट को नहीं अकाउंट फॉर करेगा जिस दिन उसने इन्वेस्टमेंट की थी, बल्कि वो उस दिन इन्वेस्टमेंट को अकाउंट फॉर करेगा, वो उस इन्वेस्टमेंट को अकाउंट फॉर करेगा जो उसकी वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आज आप शेयर खरीदते हैं, टुडे वी बाय शेयर। मैं इन्वेस्टर अप्रोच समझाना चाह रहा हूँ। हम शेयर्स खरीदते हैं, और एक शेयर जो है एट 75 का, ठीक है। इसका मतलब मेरी आज की इन्वेस्टमेंट कितनी है? 75। आफ्टर 1 ईयर शेयर की वैल्यू जो है वो अब आपकी 90 रुपीज पे हो गई। एज एन इन्वेस्टर, अगर आप 10 रुपए आप डिविडेंड ले रहे हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं 10 रुपीज 75 की इन्वेस्टमेंट करके ले रहा हूं, बल्कि कहोगे कि मैं 90 की इन्वेस्टमेंट करके ले रहा हूं। जो इन्वेस्टर की अप्रोच है वो मार्केट बेस्ड होती है, इस वजह से आप वैक जो है वो मार्केट बेस्ड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब ये चार कैलकुलेशन जो की हैं, इसकी तरफ मैं आ जाता हूँ, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस वन, ये 12% कैसे आया? दिस इज गिवन इन अ क्वेश्चन, ये तो गिवन, क्वेश्चन को सामने रख लो, ठीक है, ये 12% गिवन। अच्छा जी, अब आइएगा ये 3.75 कैसे आया? बेसिकली यहां पर देखो तो ये 5% गिवन, और ये बॉन्ड्स है, और बॉन्ड्स किस पे आता है? डेट में। तो ये केडी है, ये केडी 5% है, यानी केडी मीन आरडी, इसको आरडी भी कह सकते हो, एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ डेट मेरा 5% है, मुझे जब भी कैलकुलेशन करनी है तो आफ्टर टैक्स लेना, केडी इंटू 1 - टी किया, और टैक्स रेट हमारे पास 25% है, इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट करोगे तो 3.75। सेम इसी तरह ये 6.75 को भी देखो, ये असल में 9% है, इसका जो केडी है वो 9% है, लेकिन मुझे केडी नहीं चाहिए, मुझे केडी इंटू 1 - टी चाहिए। तो केडी अगर 9% है, तो 9% इंटू 1 - 0.25, तो ये बनेगा 6.75। तो ये अमाउंट 6.75 इस तरह कैलकुलेट हुई है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जहां तक प्रेफरेंस डिविडेंड का ताल्लुक है, वो आपको गिवन है। तो ये याद रखिएगा, ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो आपने एज इट इज लेनी है। अब ये जो आपका कैलकुलेट हुआ है, इसको हम लिखेंगे आर ई, ये हमारा कहलाएगा आर ई। अब ये तो दो वैल्यूज हैं, ये आर डी, इसको आर डी 1 और आर डी 2 कर सकते हो, और ये जो वैल्यू है ये आर टी, यानी प्रेफरेंस शेयर पर जो आपका इंटरेस्ट है ये वो वैल्यू है, ठीक है जी। ओके, हाँ जी, ओनली, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए केडी इंटू 1 - टी करना, और किसी के लिए नहीं करना।
ठीक है। अच्छा, जो साइड पे मैंने लिखा है वो मैं बता देता हूँ कि देखें, आज मैंने एक एक शेयर खरीदा 75 रुपीज में। ठीक है, हमने 75 रुपीज पे उसको शेयर बाई किया। एक साल के बाद वो शेयर की वैल्यू जो है वो 90 रुपीज हो गई। तो एक साल के बाद जब मैं देखूंगा मुझे रिटर्न कितना मिल रहा है, तो मैं इन्वेस्टमेंट जो है 75 ट्रीट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा जी मैंने तो 90 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि आज अगर उसको मैं बेचूं तो 90 रुपीज मुझे मिल सकता है। इस वजह से हम प्रेफर करते हैं मार्केट वैल्यू। ये वो रीजन है जिसकी वजह से हम मार्केट वैल्यू को प्रेफर करते हैं। 35.70 मार्केट वैल्यू कैसे आई? ठीक है, और मार्केट वैल्यू वाला सारा कॉलम मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है जी, ये देख लीजिए, ये मार्केट वैल्यू कैसे आ रही है, यहाँ आइएगा। देखो, ऑर्डिनरी शेयर्स की जहां तक ताल्लुक है, ऑर्डिनरी शेयर्स का ओके, ये देखो, ये पहले मैं 63 की कैलकुलेशन आपको क्लियर कर, ये कैसे है। इसमें आप देखो कि आपने कितने शेयर इशू किए हुए, कितने शेयर आपने इशू किए हुए थे क्वेश्चन में। कंपनी ने 15 मिलियन शेयर इशू किए हुए और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 4.20। ये जो कैलकुलेशन है ये है 15 मिलियन शेयर है और एक शेयर 4.20 है। इससे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 63। अच्छा, अब बॉन्ड की वैल्यू आ रही है 35.70। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये वैल्यू 35, वैसे वैसे पार वैल्यू कितनी होगी, एक बॉन्ड की पार वैल्यू 100 होती है। ठीक है, यानी बुक वैल्यू जो है पार वैल्यू 100 है, तो मार्केट वैल्यू कितनी है, 102। ये जो रिकॉर्ड हुआ है ये 100 पे रिकॉर्ड हुआ है, हमने इसको 102 पे लाना है। तो क्या करूंगा, 35 इंटू 102 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 35.70 आ जाए, 35.70। ठीक है। इसी तरह अगर बैंक लोन की बात करूं, ये 15, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है, इसकी कोई फर्क नहीं होता। हाँ, अलबत्ता प्रेफरेंस शेयर्स में आए तो प्रेफरेंस शेयर में ये जो 4.44 है ये भी बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट हुआ है। अगर मैं लिखूं प्रेफरेंस शेयर्स हमें कितने दिए हुए, ये रुपीस में है। देखो, प्रेफरेंस शेयर दिए हुए ₹4 मिलियन, दिस वन ₹4 मिलियन, ये ₹4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स हैं। और एक प्रेफरेंस शेयर उसने बताया कितने रुपए का है, ₹1 का, और मार्केट वैल्यू 1.11 है। सेम वही एक्सरसाइज यहां कर रहा हूं, 4 इंटू मार्केट वैल्यू 1.11 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4.44। ओके, अच्छा, आपने क्वेश्चन किया जी कि पास पेपर में अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई नहीं हो सके, वो किस टॉपिक से रिलेट करते हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस कर ले, बिल्कुल करेंगे। लेकिन मैंने आपको तरतीब बताई है, अब मैं आपको बता देता हूँ आज की, अब हमने रिमेनिंग क्लासेस में करना क्या है और कितना टाइम हमें और चाहिए होगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, आपने क्वेश्चन किया प्रॉफिट ओवर रिटर्न इज कैलकुलेटेड फॉर इन्वेस्टर ऑन पार वैल्यू, not at all profit for return for investor is calculated on market value। ठीक है, लेकिन जो पेमेंट उसको की जाती है वो बुक वैल्यू का, लेकिन वो कैलकुलेट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब करेगा वो मार्केट वैल्यू पे करेगा। as a product of proportion cost is to understanding WACC comes at product of proportions, yes absolutely, क्योंकि आप जितना कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको आप प्रोपोर्शन करते हो, उसकी बेसिस पर आप इसको कैलकुलेट करते हो।
इस कॉन्टेक्स्ट में इसको कह सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आइएगा जो आपका कह रहे थे सिलेबस, तो ये जरा अब आप अपनी फाइल चेक कीजिएगा पिपका की, दिस वन। ओके, ये ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ, सिलेबस अभी ओपन हो रहा है। अच्छा अच्छा जी, आप सिलेबस के मुताबिक अगर देखें तो हमारा जो सिलेबस रह गया है ना, वो सिर्फ ये हिस्सा रह गया, दिस वन। एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसमें कैश, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक, पॉलिसीज, रिटर्न ऑन कैपिटल, ये छोटा सा फॉर्मूला है, डिवीजन परफॉर्मेंस, ट्रांसफर प्राइसिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस, यानी ये हिस्सा हमारा रहता है। ये 3 to 4 लेक्चर्स मुझे चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद अच्छा ओके, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद जब ये मैं कंप्लीट कर लूंगा इस पूरे को, यानी ये जो मैं कह रहा हूँ 3 to 4 लेक्चर, ये इंक्लूडिंग प्रैक्टिस है। अच्छा अब ओवरऑल करने के बाद फिर हम जो क्वेश्चन पेपर पास पेपर में रह गए हैं उसको मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं, जो टॉपिक रह गए वो मैं निकाल दूंगा। अभी हमें ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी हमें ये करनी चाहिए कि हमें टॉपिक कंप्लीट करने चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और उसका भी मैं आपको जो है वो जिस तरह मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे इसके वैक के, इसका जो आखिरी हिस्सा है ना इस चैप्टर का, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसको यील्ड कर्व कहते हैं। मैंने पूरा चैप्टर भेज दिया था क्योंकि वो बुक में था, इसलिए मैंने पूरा ही भेज दिया। लेकिन इंशाल्लाह ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के भी मैं आपको नोट्स जो है जो आपके रेलिवेंट टेस्ट है आपके सिलेबस है वो इंशाल्लाह भेज दूंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे भी आपने ये लिखा भी एक्सवर्ड में, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये इसमें फॉल करती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर बहुत ज्यादा पेपर में देता होता है। ठीक है, और आपका जितने भी ये वर्किंग कैपिटल में से क्वेश्चन आए हैं ना पास पेपर में, तो सारे के सारे अगर आप देखें तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से है। तो अभी कोई क्वेश्चन आपको का है तो बताएं, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दूँ। ये रिमेनिंग नोट्स भी मैं दे देता हूँ, इंशाल्लाह वो भी दे देता हूँ। कल संडे, कल बैठ के थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, फिर टाइम जरा काफी कांस्टेंट है मेरे लिए रमजान में। अच्छा, वैब का ओल्ड पेपर में क्वेश्चन आया, वो करवा देता हूँ। वैब का क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। किस अटेम्प्ट में आया अगर आपको पता है तो आप बता दीजिएगा, मैं उसी को ओपन करूँ। अच्छा, इसको फिर मैं नेक्स्ट टाइम ट्रेस कर दूंगा कि कहाँ पे, अगर आपको नहीं पता तो मुझे बताइएगा। अब मैं उसकी तरफ चलता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक छोटा टॉपिक नहीं होता, वैसे तो बहुत लेंथी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो पोर्शन है वो इतना ज्यादा लेंथी नहीं है। इन्वेंट्री एज अ मेजर पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या वो ट्रेडिंग हो। हम खासतौर पे यहाँ बात कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर रॉ मटेरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और इस पे इतना फ्रीक्वेंट इसका यूसेज होता है कि हमें इसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो होता है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दिस इज आल्सो नॉन EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द क्वांटिटी that should be purchased
because at this level the annual inventory cost is minimum। यानी ये वो क्वांटिटी है जहां पर आप अगर एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो मिनिमम आएगी। ठीक है, इट इज अ क्वांटिटी, यानी वो क्वांटिटी है दैट शुड बी परचेज या दैट शुड बी ऑर्डर्ड, जो कम से कम हमें इतनी क्वांटिटी, कम से कम नहीं बस इतनी ही क्वांटिटी बाय करनी चाहिए। इसमें कम से कम का लफ्ज मैं हटा रहा हूँ, इसमें सिर्फ यह है कि इतनी क्वांटिटी आपको बाय करनी चाहिए। ठीक है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, क्योंकि इस लेवल पर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो हमारी मिनिमम होगी। ठीक है, तो इसको जरा पहले फॉर्मूला जरा डिस्कस करते हैं। अगेन इसका फॉर्मूला मैं एक्सेल की शीट पे नहीं कर रहा, यहाँ पे ला रहा हूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, और इसके लिए मैं नई शीट लेता हूँ। ओके, ये नई शीट मैंने ले ली आपके साथ। ओके, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, इसका फॉर्मूला होता है 2COD divided by CH स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीजें समझना जरूरी है कि ये CO क्या है, D क्या है, CH क्या है। तो यहाँ पर CO स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। अगर मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूं तो उस पर जो कॉस्ट आएगी वो CO कहलाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ, ये C0 नहीं है, O पढ़ते हैं इसको ऑर्डर से। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। D दैट इज डिमांड, यानी पूरे साल में, और ये डिमांड याद रखिएगा एनुअल लेनी है, पूरे साल में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना मटेरियल मुझे चाहिए होगा, यानी इसमें कितनी क्वांटिटी मटेरियल की चाहिए होगी वो मुझे कैलकुलेट करके यहाँ लानी है, एस्टिमेट करके। और CH का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट पर ईयर shall be constant। यानी अगर सॉरी, ये shall be constant तो यहाँ नहीं जरूरत, तो assumption में है। यानी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट पर ईयर, एक यूनिट अगर मैं होल्ड करता हूं पूरा साल, उस पर जो कॉस्ट आएगी दैट इज नॉन एज CH, यानी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, इसमें वैल्यूज पुट करें 2COD ओवर CH, कोई भी वैल्यू लेके, सपोज मैं कहता हूं जी कि CO जो है ये हमारे पास 600, D जो है वो मेरे पास 50,000 है, CH जो है वो मेरे पास 1.75 है। अब अगर मैं आपसे कहूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो तो वैल्यू पुट कैसे करोगे, 2 इंटू CO 600 इंटू D 50,000 होल डिवाइडेड बाय 1.75 स्क्वायर रूट। अब इसको कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट करता हूं, देखिए आंसर क्या आता है, 2 इंटू 600 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 1.75 और स्क्वायर रूट लिया
तो 5855, यानी एक वक्त में मुझे 5855 यूनिट मंगवाने चाहिए। यानी पूरे साल में मुझे कितने यूनिट चाहिए? 50,000। एक टाइम में इतने यूनिट अगर मैं मंगवाऊंगा तो मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। ये हमेशा याद रखना है, मिनिमम हो जाएगी। अब अगर इससे ज्यादा मंगवाता हूं तब भी कॉस्ट बढ़ेगी, इससे कम मंगवाता हूं तब भी कॉस्ट कम बढ़ेगी। इस चीज को अब मैं प्रूव करता हूं आपके सामने कि वाकई ही इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होती है या नहीं। अच्छा, अब एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में दो कॉस्ट है हमारी। एक है इस फॉर्मूले के मुताबिक एक ऑर्डर कॉस्ट और एक होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, अब मैं लेता हूं एनुअल ऑर्डर कॉस्ट, एनुअल सीओ। देखो इसका अगर आप 50,000 यूनिट एक टाइम में पूरे साल में आपको चाहिए और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल ये कहता है कि एक टाइम में 5855 यूनिट मंगवाओ, तो कितने साल में मुझे ऑर्डर करने पड़ेंगे? इसलिए हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए आप फार्मूला बनाते हैं D/Q, यानी कितनी डिमांड है और एक टाइम में कितनी क्वांटिटी मंगवा रहे हैं, यहाँ से नंबर ऑफ ऑर्डर आए और इसको CO से मल्टीप्लाई कर। अब अगर इसमें मैं वैल्यू पुट करूं तो देखिए डी कितना आता है, डिमांड 50,000 डिवाइडेड बाय क्यू क्वांटिटी, यानी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाली है ये क्यू, इसी को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ही क्यू भी कहते हैं, 5855। इस पे जब डिवाइड करूंगा ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा सीओ से, और सीओ है हमारा 600। अब ये कैलकुलेशन की है तो ये मेरी एनुअल सीओ आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पर। 50,000 डिवाइडेड बाय 5855 इंटू 600, ये आता है जी 5,124। पूरे साल की मेरी जो ऑर्डर कॉस्ट होगी वो 5,124 होगी। अब मैं कैलकुलेट करता हूं एनुअल CH। पूरे साल की होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालो? इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे क्यू, इसके लिए फार्मूला होता है Q/2 इंटू CH, यानी 5855 यूनिट्स हैं डिवाइडेड बाय 2, एवरेज स्टॉक हो गया, इंटू CH, और एक स्टॉक अगर होल्ड करता हूं तो 1.75 कॉस्ट आती है। अब इसको कैलकुलेट करो तो ये 5800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.75, ये आता है 5075, 5075। अब इसको प्लस कर लें, ये मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट आ गई which is equal to 10,199। ये कैलकुलेशन जरा प्लीज चेक कीजिएगा, मैं भी कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, आप भी किया करें इसको कैलकुलेटर पे, ताकि कोई मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है कैलकुलेशन में। एक दफा मैं चेक कर लेता हूँ। 200 इंटू 600 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 1.75, आंसर और स्क्वायर रूट लिया 5855। ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक आया। अब अगर मैं 50,000 को डिवाइड करता हूँ 5855 और मल्टीप्लाई करता हूँ ऑर्डर कॉस्ट से 600 से, कॉस्ट आएगी 5,124। ठीक है, और अगर 58, ये गलती हुई, ये 5855 है, 5855 क्यू 5855, 5855 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.75, ये आ जाएगा 5123, 5123। और इसको टोटल कर लिया तो 10,247, ये एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट है। और याद रखिएगा ये जो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मैंने कैलकुलेट की है ये मिनिमम कॉस्ट है, लेकिन इसको कैसे हम एक्सेप्ट कर लें कि ये मिनिमम है, इसलिए मैं प्रूफ दे रहा हूँ। प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी मंगवा के देखनी चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं कि लेट्स से इफ Q इज इक्वल टू 7,000, यानी अगर हम एक टाइम में 7,000 मंगवाते, यानी हम नहीं मानते इसको कि जी ये मिनिमम,
हम ज्यादा मंगवाते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऑर्डर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अगर ज्यादा क्वांटिटी मंगवाऊंगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होने से मेरी कॉस्ट सेव हो जाएगी। तो जरा करके देखते हैं 7000 पे क्या सिचुएशन होती है। एनुअल सीओ, वही कैलकुलेशन दोबारा कर रहा हूं, एनुअल सीओ। एनुअल सीओ कैसे निकलेगा, फार्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ये लिखा हुआ है डी ओवर क्यू। डी कितना है, डी है मेरा 50,000 और डिवाइडेड बाय क्यू, और क्यू है 7000। इसको 7000 पे डिवाइड किया और इसको मल्टीप्लाई कर दो सीओ से, और सीओ है 600। ये वैल्यू अब चेंज हो गई, अब ये वैल्यू आएगी 50,000 डिवाइडेड बाय 7000 मल्टीप्लाई बाय 600। ये वैल्यू आ रही है 4286, 4286। अब इसी तरह मैं कैलकुलेट करूंगा एनुअल सीएच। अब एनुअल सीएच कैसे निकलेगा, फार्मूला ये है Q बाय 2। अब Q हमने लिया हुआ है 7000 डिवाइडेड बाय 2, 3500 हो गया, इंटू 1.75। इसको कैलकुलेट किया, दैट इज 6125। अब इसको कॉस्ट को टोटल करो, यार है 10,411। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या, अगर मैं कंपैरिजन करूं, मैंने क्वांटिटी ज्यादा मंगवाने से, मेरे क्वांटिटी ज्यादा मंगवाने की वजह से नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो गए। नंबर ऑफ ऑर्डर कम होने से ये कॉस्ट कम हो गई। पहले कॉस्ट लग रही थी 5124, अब 4286। तो डेफिनेटली मैंने कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट में कुछ कॉस्ट सेव कर ली। लेकिन ज्यादा ऑर्डर मंगाओगे, ज्यादा कॉस्ट आपको होल्ड करनी पड़ेगी, ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी। ज्यादा इन्वेंट्री होल्ड करोगे, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। एक कॉस्ट आप कम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली दूसरी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज नहीं हो रही, ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। ये देखो, ये मोर है, ये इंक्रीज है। इसी तरह अब मैं जरा इसको रिवर्स फॉर्म में लेके जाता हूँ और मैं कहता हूं कि इफ Q इज इक्वल टू, अब मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कम क्वांटिटी ले लेता हूँ। यानी पहले 5855 में से कम करके मैंने 4000 कर दी। अब इस लेवल पे भी एनुअल सीओ निकालता हूं, और इसके कैलकुलेशन में क्या करूंगा जी, 50,000 डिवाइडेड बाय, पूरे साल में मुझे 50,000 यूनिट चाहिए, एक टाइम में मैं 4000 मंगवाऊंगा और एक ऑर्डर की कॉस्ट 600 है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, 50,000 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 600, दैट इज इक्वल टू 7500। अब ये कॉस्ट बढ़कर 7500 हो गई। ठीक है, ये क्यों बढ़ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन उस तरह दूसरी तरफ एनुअल सीएच, एनुअल सीएच, अब ये कैलकुलेट करूंगा, एनुअल सीएच कैसे निकलेगा, 4000 डिवाइडेड बाय 2 इनटू, अब सीएच कितना है, सीएच है 1.75। यकीनन होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 4000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.75, ये आ रहा है 3500। लेकिन जब मैं इसको टोटल करके देखता हूं तो ये 11,000 आ जाती है। ये कॉस्ट भी इससे ज्यादा है। किससे, अच्छा अब यहां एक ख्याल कीजिएगा कि दोनों कॉस्ट को मैंने कंपैरिजन एक से ही करना है। यानी ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाली कॉस्ट है, इसका कंपैरिजन किया 10, अगर मैं क्वांटिटी ज्यादा करता हूं तो देखो कॉस्ट बढ़ रही है, अगर मैं क्वांटिटी कम करता हूं तो तब भी कॉस्ट मेरी ज्यादा है। यानी ये कॉस्ट जो मैंने कैलकुलेट की है ये मिनिमम है। इससे ये चीज प्रूव हुई कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है, वहां पर जब भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आप कैलकुलेट करोगे, इतनी क्वांटिटी अगर एक टाइम में मंगवाओगे, यहाँ पर एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, दिस इज द बेसिक थीम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेकिन इसको करने के लिए मुझे पहले थोड़ी सी अजम्पशंस आपके साथ डिस्कस करनी। अब इसकी मैं अजम्पशंस यहां ला रहा हूं, अजम्पशंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी।
अच्छा, अब इसमें कुछ अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन हमारी ये है कि एनुअल डिमांड इज नॉन, यानी नॉन से मतलब मैं इसको इस तरह कह सकता हूं कि इट विल नॉट बी चेंज्ड एट ऑल, यानी ये किसी सूरत में चेंज नहीं होगी। एनुअल डिमांड नॉन है, मुझे पता है कि पूरे साल में कितने यूनिट मैंने खरीद सॉरी कितनी मटेरियल के कितने यूनिट मैंने खरीदने हैं। दूसरी इसकी असम्पशन ये होती है कि एनुअल कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, जिसको सीओ कहते हैं, शेल रिमेन कांस्टेंट, यानी अगर एक ऑर्डर मैं देता हूं उस पर कॉस्ट 600 रुपीज आती है, जो मैंने अभी क्वेश्चन में ली, ये कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरे साल में 600 होगी, इसका मतलब है एक ऑर्डर पर 600 है। अगर साल में 3 ऑर्डर कर रहा हूँ 1800 है, साल में 10 ऑर्डर कर रहा हूँ तो 6000 है। पर ऑर्डर के साथ इंक्रीज और डिक्रीज जरूर होगी। थर्ड, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट per year shall also remain constant। अगर मैं एक यूनिट पूरा साल होल्ड करता हूं, उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो मेरी कांस्टेंट होगी। यानी एक यूनिट अगर मैं होल्ड करता हूं पूरा साल तो उस पर 2 रुपए कॉस्ट आती है, तो 2 यूनिट होल्ड करूंगा तो 4 रुपीज आएगी, 10 यूनिट होल्ड करूंगा तो 20 रुपीज आएगी, एंड सो ऑन। और फोर्थ, हम कहते हैं कि देयर शेल बी नो बफर स्टॉक। Buffer stock is defined as a safety stock. What is safety stock? Safety stock is a stock which is maintained by the organization in order to avoid the stock out. ये मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। यानी what is stock out? Sorry, safety stock. It is a level. It is level, यानी stock level which must be maintained in order to avoid stock out। अब स्टॉक आउट क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास, मैं मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करूं, अगर आपके पास रॉ मटेरियल खत्म हो जाए और रॉ मटेरियल खत्म होने की वजह से आप वो ना कर सको, प्रोडक्शन रोक दो, प्रोडक्शन रुक जाए, ये अब इसका मतलब स्टॉक आउट हो गया। इसी तरह अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो, आपके पास एक कस्टमर आता है और प्रोडक्ट खरीदने, और वो आपके पास आउट ऑफ स्टॉक होती है, खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब कस्टमर लॉस्ट हो गया, उससे जो बेनिफिट ले सकते हो, इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टॉक आउट। तो कई कंपनीज में स्टॉक आउट कॉस्ट बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ये अजम्पशन जो है, इसकी बेस पर हम ये कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। तो अब ये बाकी चीजें जो है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करूंगा। एक तरह एक क्वेश्चन आपका देख लेता हूँ। जी सॉरी, मैंने बिल्कुल कमिट किया था मेक और बाय के क्वेश्चन, ये पास पेपर में से मैंने करवा दिए थे, फिर भी कोई रह गए, मैं देख लेता हूँ कौन से रह गए, उसको भी कर लेंगे। मेक और बाय, मैंने आपको क्वेश्चन शायद शेयर नहीं किया इसके। स्टॉक आउट वो सिचुएशन होती है जहां पर आपका प्रोडक्शन रुकने की वजह से, यानी रॉ मटेरियल खत्म होने की वजह से प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए, उसको हम स्टॉक आउट कहते हैं, ठीक है। हाउ मेनी लेक्चर्स लेफ्ट? माइट बी 4 5 6, इतने ही होंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आज वैसे 24 है, 24th लेक्चर, तो 30 तक तो कंफर्म होते हैं, तो 6 लेक्चर रहते हैं। तो बहरहाल इसको आज के लेक्चर को देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं मेक और बाय से आपको स्टार्ट करते हैं, तो जो क्वेश्चन है वो मैं करवा दूँ, और साथ में ये भी कंप्लीट करना है, क्योंकि देखिए हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है ना, क्वेश्चन भी करने और कोर्स भी कंप्लीट करना है, इस वजह से मुझे इसको भी लेना है। अभी हमारी क्लास भी 1.5 घंटे की है रमजान में। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।